Hello, dear students. I am Anurag sir from PN National Public School, and now we will see the solution of section C, that is physics. तो शुरू करते हैं बच्चों. ये हमारा फिजिक्स का पहला क्वेश्चन. टू रिस्टोर क्लियर विजन इन पर्सन्स हुज साइज ऑफ द आईबॉल हैज रिड्यूस्ड, ही शी इज सजेस्टेड टू यूज सुटेबल. अब जो ऑप्शंस दिए हैं वो लेंसेज के ऑप्शंस दिए हैं. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि किसी पर्सन के आई बॉल की साइज रिड्यूस्ड हो गई है, तो उसे अपना विजन इंप्रूव करने के लिए कौन सा लेंस यूज करना चाहिए. तो ध्यान से देखेंगे, दो मेन डिफेक्ट्स होते हैं हमारे आई के, एक मायोपिया और एक हाइपरमेट्रोपिया, और दोनों के दो दो कॉजेज हम सबने पढ़े हैं. हाइपरमेट्रोपिया के जो कॉजेज हमने पढ़े हैं उसमें से जो दो कॉजेज होते हैं उनमें से एक कॉज होता है कि ये आई बॉल है, ये आई बॉल है, और ये रहा आई लेंस, और ये रहा रेटिना. तो हमने ये देखा कि कभी होता क्या है कि आई लेंस का फोकल लेंथ बहुत ज्यादा हो जाता है. एक सीमा से वो फोकल लेंथ जो है वो कम होता ही नहीं है, वो ज्यादा हो जाता है. तो ज्यादा फोकल लेंथ होने की वजह से जो नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इमेज रेटिना पर नहीं बनता है. यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट से चलने वाली ये लाइट रेज रेटिना पर फोकस होने की बजाय ये रेटिना के पीछे फोकस होती हैं. ऐसा क्यों? ऐसा आई लेंस के कर्वेचर का कम हो जाना या फिर आई लेंस के फोकल लेंथ के इंक्रीज हो जाने की वजह से. और दूसरा जो रीजन होता है वो होता है कि अगर आई लेंस बिल्कुल सही है, आई लेंस ध्यान से देखिएगा, आई लेंस अगर बिल्कुल सही है तो आई बॉल की साइज रिड्यूस हो जाती है. यानी हो सकता है पहले आई बॉल की साइज ऐसी रही हो, पहले आई बॉल की साइज ऐसे रही हो, और अभी क्या है कि आई बॉल की साइज रिड्यूस्ड होगी. आई बॉल की साइज रिड्यूस्ड होने की वजह से भी जो रेटिना पर फोकस होना चाहिए नियर बाय ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द आई लेंस, वो अब रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो रही है. यानी कि ये नियर बाय ऑब्जेक्ट्स उस पर्सन को क्लियरली दिखाई नहीं देंगे. और नियर बाय ऑब्जेक्ट्स जब क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियर दिखाई देते हैं, इसका मतलब कि उस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया यानी कि फार साइटेडनेस हुआ है. फार साइटेडनेस में दूर की चीजें, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई देती हैं, जबकि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखाई नहीं देती हैं. यानी कि इस पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया हुआ है. और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस. यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर होता है वो कन्वर्जिंग होता है. यानी कि यहां पे हमें कॉन्वेक्स लेंस अप्लाई करेंगे, और कॉन्वेक्स लेंस अप्लाई करने से होगा क्या, ये रेज जो है यहां से थोड़ा सा ये कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, यहां से ये थोड़ी सी कन्वर्ज करने की कोशिश करेगा, और ये पीछे यहां कहीं से चलती हुई अपीयर होंगी इस आई लेंस को. ये रेज यहां से न चल करके यहां से चलती हुई अपीयर होंगी, और ये पॉइंट जो होता है ये इस हाइपरमेट्रोपिक आई का शिफ्टेड नियर पॉइंट होता है. और जब यहां से रेज चलती हुई अपीयर होती हैं आई लेंस के लिए, तो फिर ये उन्हें कन्वर्ज करके रेटिना पर भेज देता है, और यानी कि रेटिना पे एक क्लियर इमेज बनता है. तो इस तरह से इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जिंग लेंस. ओके, तो 30th का जो सॉल्यूशन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जिंग लेंस. अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. रेज फ्रॉम द सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस. द डिस्टेंस एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ वर्चुअल इमेज इज. ऑप्शंस आपके सामने हैं. ए 20 सेंटीमीटर, बी 40 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी मोर देन 50 सेंटीमीटर. इस क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि रेज फ्रॉम सन कन्वर्ज एट अ पॉइंट 25 सेंटीमीटर बिहाइंड अ कॉन्वेक्स लेंस. एक कॉन्वेक्स लेंस है हमारे पास, ध्यान से देखेंगे, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस पर सन से चलने वाली लाइट रेज कन्वर्ज हो रही है इसके पीछे. अब देखिएगा, सन से जो लाइट रेज चलती हैं वो लाइट रेज बहुत दूर से आती हैं, और बहुत दूर से आने का मतलब है कि वो इन्फिनिटी से चल रही है. और हमें पता है कि जब लाइट रेज इन्फिनिटी से चलती हैं तो वो लेंस के पास आकर के एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं. और जब पैरेलल लाइट रेज इस लेंस पे टकराए, ये लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस रहा, जब पैरेलल लाइट रेज
कॉन्वेक्स लेंस पे आके इंसिडेंट होंगी, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये इसके फोकस पर, कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस या यूं कहें सेकंड फोकस पर कन्वर्ज होंगी। ओके, और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के पीछे 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कन्वर्ज हो रही हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि इस कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो कॉन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, और हमको पता है कि लेंस से यानी लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से उसके प्रिंसिपल फोकस तक के डिस्टेंस को उस लेंस का फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि इस लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है। अगर इसका फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर है तो इसका फर्स्ट फोकस भी यहां कहीं 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर होगा। ओके, और अब हमसे पूछ रहा है कि एट विच एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस टू गेट अ वर्चुअल इमेज। तो किस डिस्टेंस पे हम किसी ऑब्जेक्ट को रखेंगे कि उसका एक वर्चुअल इमेज हमें मिले। तो हमको पता है कॉन्वेक्स लेंस से वर्चुअल इमेज ऑब्टेन करने का केवल और केवल एक ही केस होता है, और वो केस है कि ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर या यूं कह लें कि लेंस और उसके फर्स्ट फोकस के बीच में कहीं रखा जाए। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को यहां पे रखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ऑब्जेक्ट को अगर हम यहां पे रखते हैं कहीं, मतलब ये यहां से लेकर के फोकस के पहले कहीं भी बीच में कहीं भी रख लें तो इसका एक वर्चुअल इमेज मिलेगा हमें। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फिर कितनी होनी चाहिए, ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, ये 25 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u मस्ट बी लेस देन द 25 सेंटीमीटर, जो कि फोकल लेंथ है 25 सेंटीमीटर। और अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए में 20 सेंटीमीटर है, जो कि 25 से कम है। बाकी के तीन ऑप्शंस भी देख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर वो होगा नहीं क्योंकि 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है। 50 सेंटीमीटर ये भी 25 सेंटीमीटर से ज्यादा है, और मोर देन 50 सेंटीमीटर का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। इसलिए सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये 31st क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा, ये जो 32 है ये देखिए असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, तो मैं ज्यादा इस पे समय ना लेते हुए मैं सीधे आता हूं पॉइंट पे। हमें पता है कि असर्शन रीजन में ये दो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक असर्शन और एक रीजन। हमें जो चार ऑप्शंस होते हैं इसमें, उसमें ऑप्शन नंबर ये होता है कि असर्शन ए सही है और असर्शन बी भी सही, रीजन आर भी सही है, और रीजन आर असर्शन ए का सही एक्सप्लेनेशन है। नंबर 2 असर्शन ए सही है, असर्शन रीजन आर करेक्ट नहीं है, और तीसरा है सी असर्शन ए ट्रू है, सही है, और रीजन आर फॉल्स है, और चौथा असर्शन ए फॉल्स है लेकिन रीजन आर ट्रू है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। असर्शन क्या कह रहा है, द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास केप्ट इन अ स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज अलाइंस इटसेल्फ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑन द अर्थ। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा। एक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, जो कि कहां रखा गया है, इन स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी स्ट्रॉन्ग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है कंपास को। और यह कहा जा रहा है कि ऐसी सिचुएशन में, यानी कि जब किसी कंपास को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि कंपास जब केवल और केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, यानी कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड कोई ना हो और केवल अर्थ पे कहीं भी कंपास को रखें, तब वो केवल और केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में होगा और वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन होता है। लेकिन यहां पे उसको केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जा रहा है, तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड, उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को अलाइन करेगा। ठीक है, तो यहां पे ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करे ये जरूरी नहीं है। तो असर्शन ए इज फॉल्स। चलिए रीजन आर को देखते हैं। बिहेवियर ऑफ द नीडल ऑफ अ कंपास इज सेम एज दैट ऑफ अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट।
ये कह रहा है कि किसी कंपस का जो बिहेवियर होता है, कंपस नीडल का बिहेवियर होता है, वो एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के बिहेवियर के जैसा होता है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है, क्योंकि एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट हमेशा, अगर कोई दूसरा मैग्नेटिक फील्ड ना हो, केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में ये रखा जाए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, तो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। उसी तरह से अगर कंपस को भी केवल अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, कोई एक्सटर्नल फील्ड ना हो, तो वो भी हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है। और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न भी दोनों का बिल्कुल एक जैसा होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि कंपस का बिहेवियर फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट के बिहेवियर की तरह होता है। यानी कि सही जवाब क्या होगा इसका? असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, और ये है ऑप्शन नंबर डी, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 32 का ये जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो 32 का ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 33 का ए, 33 का पार्ट एक कह रहा है, इंग्लिश वाला लेकर के आते हैं। 33 का पार्ट एक कह रहा है डिफाइंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम। किसी ऑप्टिकल मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करना है, तो बेहद आसान। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट in the given medium। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम, दिए गए मीडियम में लाइट के स्पीड को हम स्मॉल v से डिनोट कर लें, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू या फिर n से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ध्यान से देखें, यानी कि क्या डेफिनेशन होगा? या तो आप सीधे सीधे ये फॉर्मूला लिख दीजिए, यही अपने आप में डेफिनेशन है, या आप एक सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन ऑप्टिकल मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट ऑप्टिकल मीडियम। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ऑप्शन नंबर 33 का ए ये सॉल्व हुआ। जरा बी को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां मटेरियल मीडियम्स के नाम दिए गए हैं ए बी सी डी, और उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। मटेरियल ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.50, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.46, सी का 1.31 और डी का 1.77। अब कहा क्या जा रहा है? अरेंज दीज मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम। अरेंज दीज मटेरियल मीडियम्स गिवन इन द टेबल में दिए गए इन मटेरियल मीडियम्स को हमें अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पीड ऑफ लाइट थ्रू देम, यानी कि इनमें से जिस मटेरियल में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी उसको सबसे पहले रखेंगे, उसके बाद वो मटेरियल जिसमें लाइट की स्पीड उससे ज्यादा होगी, और इस तरीके से मटेरियल्स को उस वे में अरेंज करेंगे कि उनमें लाइट की स्पीड बढ़ती जाए। तो उसके लिए जरा देखें, यहां पे जो डेफिनेशन दिया गया है इसको ध्यान से देखें। अगर हम यहां से स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, यहां पे मैं बी भी सॉल्व कर दे रहा हूं। स्पीड ऑफ लाइट की बात करें, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम v इज इक्वल टू ये हो जाएगा, म्यू यहां पे आ जाएगा c अपॉन म्यू, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। तो यहां से हम देख रहे हैं कि ये जो v है ये म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी, और जिस मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उस मीडियम में लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। तो देखें, इन दिए गए मटेरियल मीडियम्स में किसमें लाइट किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है?
तो डी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कि डी में, मटेरियल मीडियम डी में लाइट की स्पीड सबसे कम होगी। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं, यानी कि जो ऑर्डर है वो होगा डी। डी के बाद देखें, इसके बाद सबसे ज्यादा, डी के बाद सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ए का 1.50, यानी कि डी के बाद जो जिसमें लाइट की स्पीड सबसे कम होगी वो होगा मटेरियल ए, तो ए। इसके बाद किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? बचे दो, बी और सी। तो इसमें बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, यानी कि बी में लाइट की स्पीड सी के कंपैरिजन में कम होगी। बी और सी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका सीधा सा मतलब कि सी में लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होगी। तो ये रहा सी। तो ये रहा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मटेरियल्स मीडियम इन विच स्पीड ऑफ लाइट इंक्रीजेज। तो सही ऑप्शन है, सही आंसर होगा डी ए बी सी। तो इस तरह से बी का ऑप्शन, बी का आंसर हो गया डी ए बी सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 का ए है और इसके दो पार्ट हैं, दो क्वेश्चन हैं इसमें, और इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है बी। तो इन दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते थे, आपने किया भी होगा। चलिए हम सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। तो 34A का फर्स्ट देखते हैं, हाउ डज द चेंज इन कर्वेचर ऑफ द आई लेंस हेल्प्स अस इन द प्रोसेस ऑफ सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए हमारे आई लेंस के कर्वेचर में होने वाली चेंजिंग हमें किस तरह से हेल्प करता है। तो बच्चों, हमारा आई लेंस जानते हैं, हमारे आई लेंस का अपना एक पावर ऑफ एकोमोडेशन होता है, जिसकी वजह से वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकता है और नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकता है। जब दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तो सिलियरी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाते हैं और आई लेंस पतला हो जाता है, यानी कि उसका कर्वेचर कम हो जाता है, यानी कि फोकल लेंथ उसका बढ़ जाता है और वो दूर से आने वाले लाइट रेज को रेटिना पे कन्वर्ज करता है, यानी कि फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स का एक क्लियर इमेज रेटिना पे बनता है। जबकि अगर नजदीक के ऑब्जेक्ट्स को देखना हो तो वहां से चलने वाली तब सिलियरी मसल्स जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और लेंस मोटा हो जाता है, यानी कि उसका कर्वेचर इंक्रीज हो जाता है, या यूं कह लें उसका फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है। और जब फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगा, मान लीजिए ये रहा रेटिना, ये रहा रेटिना, रेटिना। तो अगर इसका फोकल लेंथ कम हो गया, ये ठीक हो गया, कर्वेचर ज्यादा हो गया, तो ये नजदीक से आने वाली रेज को कन्वर्ज कर देगा रेटिना पर। ओके, तो इस तरह से आई लेंस का फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, यानी उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज हो जाती है और नियर बाय ऑब्जेक्ट से चलने वाली लाइट रेज को वो रेटिना पे कन्वर्ज करता है, यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का क्लियर इमेज रेटिना पर बनता है। तो इस तरह से ये आई लेंस के कर्वेचर में जो चेंजिंग होती रहती है वो हमें नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने में हेल्पफुल होती है। इसको मैं लिख नहीं रहा हूं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे, इसी को ही आपने लिखा भी होगा इस तरीके से। तो ये रहा 34A का फर्स्ट। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रेंज ऑफ द पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। एक बार फिर से सुनेंगे, स्टेट द रेंज ऑफ पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई। नॉर्मल ह्यूमन आई के पावर ऑफ एकोमोडेशन का रेंज बताना है। तो हमको पता है बच्चों, ये देखिए, मैं फिर से एक बार ये आई लेंस बना देता हूं, ये आई लेंस। अब इसका जो पावर ऑफ एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब कि आई लेंस अपनी कर्वेचर को जिस ऑब्जेक्ट को देखना हो, फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स या नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को देखना हो, जहां के भी ऑब्जेक्ट्स को देखना हो, उसके अकॉर्डिंग ये अपना कर्वेचर यानी कि फोकल या यू कहें फोकल लेंथ चेंज कर लेती है। तो हमें पता है कि हम ये अपने फोकल लेंथ को इतना इस लिमिट तक कम कर सकती है कि आंख के सामने 25 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको यह आसानी से देख सकती है, यानी कि 25 सेंटीमीटर से, एक नॉर्मल ह्यूमन आई की बात की जा रही है, 25 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसको
ये हमारी आंख ढंग से नहीं देख सकती, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग इसका कर्वेचर और ज्यादा नहीं होगा, यानी इसका फोकल लेंथ और कम नहीं हो सकता। तो इसका मिनिमम फोकल लेंथ जो होगा वो इस वे में होगा कि ये 25 सेंटीमीटर, आंख के सामने 25 सेंटीमीटर पर सिचुएटेड किसी ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकती है। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं नियर पॉइंट। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल ह्यूमन आई। और दूर तक कहां देख सकती है? तो दूर तक मैक्सिमम जहां तक देखा जा सकता है उस रेंज को हम कहते हैं, उस मैक्सिमम डिस्टेंस जहां तक हम देख सकते हैं उसको कहते हैं इन्फिनिटी। तो ये मैक्सिमम ये इन्फिनिटी तक देख सकती है, और इन्फिनिटी वाले पॉइंट को कहते हैं फार पॉइंट। तो इस तरह से हमारे आंख के सामने 25 सेंटीमीटर से लेकर के इनफाइनाइट डिस्टेंस तक हमारी आंख आसानी से देख सकती है। यानी कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन का जो रेंज होगा वो रेंज होगा फ्रॉम 25 सेंटीमीटर टू इंफिनिटी डिस्टेंस के टर्म में। अगर इसी चीज को हम आई लेंस के पावर के टर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो पावर के टर्म में आप देखेंगे कि ये आ जाएगा लगभग ऑलमोस्ट 4 डायोप्टर। ठीक है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं फ्रॉम 25 सेंटीमीटर फ्रॉम आवर आई टू इंफिनिटी, या फिर इसका जो रेंज होगा वो 4 डायोप्टर होगा। ठीक, तो ये रहा 34 का ए का सेकेंड। अब इसके अल्टरनेट ऑप्शन वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बी, ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ एन ओल्ड मैन हु कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड क्लोजर देन 1 मीटर फ्रॉम हिज आई क्लियरली। क्वेश्चन का मतलब समझेंगे। एक रे डायग्राम हमें शो करना है, और कैसा रे डायग्राम? टू फॉर द करेक्शन ऑफ आई डिफेक्ट ऑफ एन ओल्ड मैन। एक ओल्ड मैन की आंख में डिफेक्ट हुआ है। डिफेक्ट किस तरह का हुआ है? Who can not see an object placed closer than 1 meter from his eye। वो अपने आंख से 1 मीटर के डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है तो उसको वो क्लियरली नहीं देख सकता। आइए एक डायग्राम की सहायता से हम समझते हैं इसको। ये देखिए, ये हमारा आई लेंस। अब देखें, नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए जो नियर पॉइंट होता है, नियर पॉइंट फॉर नॉर्मल ह्यूमन आई, फॉर नॉर्मल आई वो 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होता है। लेकिन इस पर्सन को 1 मीटर से क्लोजर डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिख नहीं रहा है। तो 1 मीटर मान लीजिए यहां पे कहीं होगा, तो ये इसका शिफ्टेड नियर पॉइंट कहलाएगा। इसका सीधा सा मतलब है देखेंगे ये शिफ्टेड नियर पॉइंट ऑफ हाइप। देखिए इसको कौन सा डिफेक्ट हुआ पहले वो समझ लेते हैं। यहां नजदीक की चीज से क्लियर नहीं दिखाई दे रही है, इसका नियर पॉइंट शिफ्ट होकर थोड़ा सा दूर जा चुका है। यानी कि दूर की चीजें से क्लियर दिख रही हैं, और जब दूर की चीजें क्लियर दिखें, नजदीक की चीजें क्लियर ना दिखें, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये फार साइटेडनेस हुआ है। मतलब जो चीजें क्लियर दिख रही, जहां की चीजें क्लियर दिख रही हैं उसी तरह का डिफेक्ट होता है। तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिख रही हैं, तो फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली दिखने का मतलब कि फार साइटेडनेस हुआ है, यानी कि नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली नहीं दिख रही हैं। तो फार साइटेडनेस या ये हो गया है हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? एक कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो ठीक है, अब कैसे होगा? तो देखिए, कॉन्वेक्स लेंस जो यहां पे अप्लाई करेंगे हम, वो कॉन्वेक्स लेंस करेगा क्या? उसको कुछ देर के बाद मैं बताता हूं, पहले मैकेनिज्म इसका समझ लेते हैं। होगा क्या कि ये जो यहां से चलने वाली लाइट रेज हैं इसके नॉर्मल नियर पॉइंट से, तो नॉर्मल नियर पॉइंट से जो भी लाइट रेज चलेंगी वो रेटिना पर कन्वर्ज नहीं होंगी, वो रेटिना के पीछे कन्वर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये सिचुएशन होती है। अब करना क्या है? करेक्टिंग लेंस जो भी इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या करेगा? वो यहां से चलने वाली लाइट रेज को रेटिना पर कन्वर्ज करेगा। और ऐसा कैसे होगा कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो वो लाइट रेज जब चले तो इस आई लेंस को ऐसा लगे कि वो यहां से ना चल करके इसके शिफ्टेड नियर पॉइंट से चल रही है।
तो इसके लिए हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे कॉन्वेक्स लेंस। तो यहां हमने कॉन्वेक्स लेंस अप्लाई कर दिया। अब ये कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, तो ध्यान से देखेंगे, ये क्या करेगा, इस रे को थोड़ा सा कन्वर्ज करेगा, ऐसे यूं, यहां जो ऐसे जा रही है उसको कन्वर्ज करेगा थोड़ा सा ऐसे यूं, ठीक है। अब ये रे आई लेंस पे जब इंसिडेंट होगी तो आई लेंस को ऐसा लगेगा कि ये जो रे है वो यहां से न आकर के, हम इसको पीछे बढ़ाते हैं, पीछे प्रोड्यूस करते हैं, वो यहां से न आकर के, सॉरी, यहां से आ रही है। इज दैट क्लियर? ये रे यहां से ना आकर के इसको फील होगा कि इसको हम पीछे बनाए तो वो यहां से आ रही है, यानी कि शिफ्टेड नियर पॉइंट से आ रही है, ठीक है। तो अब जब इसको ऐसा फील होने लगेगा तो इस रे को ये रेटिना के पीछे नहीं बल्कि रेटिना पर कन्वर्ज कर देगा, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होगा वो डायग्राम क्या होगा, वो डायग्राम ये होगा कि हम जो है ये ब्लू वाले लाइन को अब इरेज कर दें, क्योंकि आप समझ गए होंगे मैकेनिज्म क्या है। देखिए, ठीक है। तो ये देखें, तो इस तरह से ये वो डायग्राम होगा जो हमें चाहिए। ध्यान से देख लें, ये होगा वो डायग्राम। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूं यहां पे, ठीक है। तो जो डायग्राम हमें ड्रॉ करना है वो डायग्राम ये होगा। ये डिस्टेंस आप शो कर दीजिए, दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, ओके। तो ये रहा बी का आंसर। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का एक, क्वेश्चन नंबर 35 का ए, ये कह रहा है व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम व्हेन एन इलेक्ट्रिक हीटर इन पैरेलल सर्किट इज स्विच्ड ऑन। ध्यान से देखेंगे, व्हाई डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब बिकम डिम, एक इलेक्ट्रिक बल्ब डिम क्यों हो जाता है जब उसमें उसके साथ पैरेलल एक इलेक्ट्रिक हीटर को कनेक्ट किया जाता है और हीटर को स्विच ऑन किया जाता है। यानी सोचिए कि ये सर्किट है, यहां पे बल्ब जुड़ा हुआ है और इसमें हीटर को जोड़ देते हैं पैरेलली। ये मैं नहीं शो कर रहा हूं, आपको पता होगा कि यहां पे मेन सप्लाई होगा या बैटरी वगैरह होगी। तो देखें, ये बल्ब है और बल्ब के साथ पैरेलली हीटर कनेक्ट है। जब हम हीटर का स्विच ऑन करते हैं, बल्ब भी ग्लो कर रहा है, बल्ब भी ग्लो कर रहा है और हीटर का भी स्विच जब हम ऑन कर देते हैं तो बल्ब थोड़ा सा डिम हो जाता है, यानी कि बल्ब की जो ब्राइटनेस है वो कम हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों? तो देखें ऐसा क्यों होता है। होता क्या है कि पावर ऑफ हीटर इज ग्रेटर देन पावर ऑफ बल्ब। भाई बल्ब जो है आजकल तो बहुत कम पावर के बल्ब यूज किए जाते हैं। पुराने समय में 100 वाट ज्यादा 200 वाट के बल्ब यूज किए जाते थे, लेकिन हीटर का वाटेज दो 800 वाट 1000 वाट तक होता है। तो हीटर का पावर बल्ब के पावर से कहीं ज्यादा होता है, ठीक है। अब दोनों पैरेलल में जुड़े हैं तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो वोल्टेज होगा वो सेम होगा। तो ध्यान से देखें, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस सेम होगा, ठीक है, लेकिन पावर दोनों का अलग है। और हमारे पास एक फार्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू I। अब पोटेंशियल डिफरेंस सेम है तो जाहिर सी बात है पावर अगर ज्यादा होना है तो उसके लिए करंट भी ज्यादा होगा। तभी इस सेम क्वांटिटी में ज्यादा वैल्यू ऑफ करंट से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि हीटर का पावर बहुत ज्यादा होता है, अगर ये हम यहां पे अप्लाई करें तो P ऑफ हीटर इज इक्वल टू V इंटू आई ड्रॉन बाई हीटर, करंट ड्रॉन बाई हीटर। और अगर हम बल्ब के लिए यूज करें ये फार्मूला तो पावर ऑफ बल्ब इज इक्वल टू सेम वोल्टेज इंटू करंट ड्रॉन बाई बल्ब।
जब हीटर को स्विच ऑन किया जाता है तो हीटर का पावर ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही रहना है जितना बल्ब का है। ठीक है, अब ये ज्यादा करंट ड्रॉ करेगा तो इसको यानी बल्ब को कम करंट मिलेगा, सर्किट से कम करंट मिलेगा। जब इसको कम करंट मिलेगा इसलिए ये डिम हो जाता है। तो समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आप इसको समझ गए होंगे और यही चीज आपने लिखा होगा। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का बी, हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 8 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 12 ohm. Draw diagram of the combination and justify your answer. ध्यान से फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्लास में मैंने इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको कराए थे। कह रहा है कि देयर आर 3 रजिस्टर्स और हर एक का रेजिस्टेंस 8 ohm है। ठीक, उनको किस वे में कंबाइन किया जाए, किस वे में कनेक्ट किया जाए कि उनका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो 12 ohm आवे, तो ये आपको बताना है। और दूसरी चीज, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है कि ड्रॉ डायग्राम फॉर द कॉम्बिनेशन, उस कॉम्बिनेशन के लिए डायग्राम ड्रॉ कीजिए। और क्वेश्चन का तीसरा पार्ट कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर, आंसर को जस्टिफाई भी कीजिए। तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको ड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसा कि मैं बार बार बताता रहता हूं कि अगर 3 रजिस्टर्स हैं तो तुम 3 रजिस्टर्स को कनेक्ट करने के कुछ वेज हैं, जो देखिए वो यही वे हो सकता है कि या तो वो तीनों सीरीज में हो, या तो वो तीनों पैरेलल में हो, ठीक है, मैं बैटरी वगैरह नहीं दिखा रहा हूं, वो अंडरस्टूड है। या तो फिर एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 रजिस्टर्स आपस में सीरीज में हो और तीसरा रजिस्टर उनके साथ पैरेलली कंबाइंड हो। ठीक है, और एक चौथा कॉम्बिनेशन ये हो सकता है कि 2 रजिस्टर्स पैरेलल हों एक दूसरे के और इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन तीसरे के साथ सीरीज में हो। ये देखें, ये और ये पैरेलल में है और तीसरे के साथ ये दोनों मिलकर के सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्म कर रहे हैं। तो यही 4 कंडीशंस पॉसिबल हैं। 3 रजिस्टर, अगर 3 रजिस्टर्स को हमें कंबाइन करना है तो यही 4 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन होगा। ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है उसको देखते हुए हम बड़े आसानी से कह सकते हैं कि ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस सीधे सीधे ऐड हो जाते हैं, यानी 8 ohm अगर 8 ohm के तीनों है तो 8 8 8 24 ohm चाहिए नहीं। अगर पैरेलली कंबाइंड है तीनों तो 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 3/8। और ये जब रिवर्स हो जाएगा यानी कि ये 1/RP की वैल्यू है, जब RP की वैल्यू निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो RP इज इक्वल टू हो जाएगा 8/3। ये भी 12 ohm नहीं आ रहा है तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, इन दोनों को हम इरेज कर देते हैं। ये होंगे नहीं तो इनके रहने से कोई फायदा नहीं है। अब बाकी के बचे 2 कॉम्बिनेशंस को हम जरा देख लेते हैं। इस कॉम्बिनेशन को देख लें जरा, 8 ohm और ये 8 ohm। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में है तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उस इनको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। 8 + 8 इज इक्वल टू 16। तो 16 ohm और ये 8 ohm, इन दोनों का कॉम्बिनेशन 16 ohm और ये 8 ohm एक दूसरे में से पैरेलली कंबाइंड है। तो इनका इक्विवेलेंट कैसे हो जाएगा? 1/16 प्लस 1/8। ये कितना हो जाएगा भाई? तो 1 प्लस 2/16 इज इक्वल टू 3/16। और रिवर्स करेंगे यानी 1/R की वैल्यू है ये, तो जब रिवर्स करेंगे R इज इक्वल टू 16/3 ohm और इसकी भी वैल्यू 12 ohm तो आएगी नहीं। तो ये भी नहीं हो सकता, यानी कि श्योर है कि अब यही होगा। और इसको देख लेते हैं, तो इन्हें भी हटा देते हैं हम, इनका भी कोई फायदा नहीं है। ओके, चलिए इसको देख लेते हैं। 8 ohm और ये भी 8 ohm।
अब ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इनका जो इक्विवेलेंट होगा वो होगा 1/8 आरपी इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज सॉरी ये 1/RP होगा, पैरेलल में कंबाइंड है, तो 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 2/8 इज इक्वल टू 1/4 एंड दिस इंप्लाइज RP इज इक्वल टू रिवर्स हो जाएगा 4 ओम। अब ये RP और ये 8 ओम, इसको हम चलिए सिंबल देते हैं, R1 इज इक्वल टू 8 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 8 ओम। तो नाउ RP एंड यानी इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन RP और ये R3 एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक। देयरफॉर टोटल रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो हमसे पूछा जा रहा है, टोटल रेजिस्टेंस को अगर हम R से डिनोट करें, टोटल रेजिस्टेंस को अगर R से डिनोट करें तो R इज इक्वल टू ये RP प्लस R3 हो जाएगा, RP प्लस R3, RP की वैल्यू 4 ओम प्लस R3 की वैल्यू 8 ओम, और ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 8 इज इक्वल टू 12 ओम। तो ये हमारे इस ये देखिए ये सही डायग्राम होगा जो डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोला गया है। देखिए ड्रॉ डायग्राम ऑफ द कॉम्बिनेशन का डायग्राम, लेकिन डायग्राम केवल ऐसे नहीं ड्रॉ करेंगे, अगर आपको सच पता चल गया तो फिर आप डायग्राम में आप बैटरी भी दिखा दें। तो डायग्राम मैं यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, R1 इज इक्वल टू 8 ओम, R2 इज इक्वल टू 8 ओम, R3 इज इक्वल टू 8 ओम। ये डायग्राम ड्रॉ हो गया कॉम्बिनेशन का, और ये उसका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, आप सबसे पहले यहां पे लिख दें R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, is given by, sorry, वन अपॉन RP इज इक्वल टू 1 सॉरी वो तो है ही, यहां पे लिखा ही गया है, इज गिवन बाय, ये यहां लिख दें 1/RP इज इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8, आपके सामने है आगे। तो इस तरीके से ये पूरा जस्टिफिकेशन रहा। ठीक है, अब ये हाउ टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स, इसका जवाब आप सबसे पहले दे दीजिए। तो सबसे पहले आप ये लिख दीजिए 2 रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड देयर पैरेलल कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ थर्ड वन। इतना लिख दें, इतना लिखने के बाद ये डायग्राम बना दिया, डायग्राम बनाने के बाद ये आपका जस्टिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 बेहद आसान क्वेश्चन, तो ध्यान से देखेंगे ये क्या कह रहा है। अब इतना आसान न्यूमेरिकल पूछा गया तो ये तो डेफिनेटली सॉल्व होना चाहिए। An object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a convex lens of focal length 15 centimeter. Use lens formula to determine the position of the image. What will be the size of the image in this case? तो देखिए, an object is placed at a distance of 30 centimeter in front of a convex lens. एक convex lens है 36, एक convex lens है। कॉन्वेक्स लेंस के सामने कोई ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर प्लेस्ड है। ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट
जो कि 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस्ड है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि u की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से डिनोट करते हैं, u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहां पे ये डायग्राम में दिखा रहे हैं, अभी हम लिखेंगे तो u इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर ही लिखेंगे। देखिए, और फिर क्या कह रहा है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। इसका जो फोकल लेंथ है वो है 15 सेंटीमीटर, यानी इसलिए यहां इसका जो फोकस होगा वो यहां से 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आपको दिखा होगा यहां भी ये फर्स्ट फोकस होगा और ये 15 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होगा, और ये ऑब्जेक्ट जहां पर है वो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ वाले डिस्टेंस पर है। ठीक, तो फिलहाल हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि इमेज भी 2f डिस्टेंस पे बनेगा, यानी कि लेंस के राइट साइड में मतलब दूसरी तरफ 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे बनेगा। लेकिन हमें स्पष्ट रूप से यहां पे कहा गया है कि हमें लेंस फार्मूला का इस्तेमाल करके हमें इमेज का पोजीशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लेंस फार्मूला हमारा, तो सबसे पहले हम जो दिया वो लिख लेते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम हमेशा ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में मेजर करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। अब जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होता है, जो सेकेंड प्रिंसिपल फोकस है उसका प्रिंसिपल फोकस होता है, और वो राइट साइड में होता है। इसलिए इसका फोकल लेंथ हमेशा राइट साइड में मेजर करते हैं। तो जाहिर सी बात है, राइट साइड में मेजर करेंगे तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इसका साइन पॉजिटिव आएगा। तो f इज इक्वल टू पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। अब हमसे v पूछा जा रहा है, तो हम फार्मूला लगा दें। अप्लाइंग लेंस फार्मूला 1/v minus 1 upon u is equal to 1 upon f, and this implies 1/v, हमसे v पूछा जा रहा है, हम u को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। 1/f, ये -1/u उधर जाएगा तो +1 upon u हो जाएगा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 1 upon f की वैल्यू +15, +1 upon u की वैल्यू -30, जो ऐसा हो जाएगा 1 upon 15 प्लस और माइनस, यहां माइनस हो जाएगा 1 upon 30। यहां से आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 1 upon 15 -1 upon 30, यानी कि ये हो जाएगा 2 - 1 upon 30 इज इक्वल टू 1 upon 30। और ये किसकी वैल्यू आई 1 upon 30? 1 upon v की। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हेंस v इज इक्वल टू +30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा इमेज पोजीशन पता चल गया। पॉजिटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बनेगा वो लेंस के राइट साइड में बनेगा, यानी जिधर ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड, लेंस से उसके अपोजिट साइड में उतने ही डिस्टेंस पर इमेज बन रहा है। तो एक आंसर हमारा आ गया। अगला पूछा जा रहा है, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द इमेज इन दिस केस। इस केस में इमेज की साइज क्या होगी? तो आइए देखते हैं इमेज की साइज। तो इमेज की साइज के लिए हम इसका मैग्निफिकेशन फाइंड आउट कर लें। मैग्निफिकेशन की सहायता से साइज पता चल जाती है। तो इसको मैं यहां पे सॉल्व कर दे रहा हूं। तो वी नो दैट मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू, देखिए हमें v की भी वैल्यू पता है और u की वैल्यू भी पता है। तो लेंस के लिए मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v अपॉन u। ठीक है, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? v की वैल्यू आ गई +30 और u की वैल्यू -30। दिस इंप्लाइज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। और मैग्निफिकेशन के डेफिनेशन पे जाएंगे तो मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। यानी m की जगह हम hi अपॉन ho लिख सकते हैं। hi हाइट ऑफ इमेज है और ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो hi अपॉन ho इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज hi इज इक्वल टू -ho। अब ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज है, देखिए मैग्निफिकेशन माइनस आया है, इसका मतलब इमेज जो है इन्वर्टेड बना है। तो माइनस साइन केवल और केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज इन्वर्टेड बना है, वो इरेक्ट नहीं है बल्कि इन्वर्टेड है। ठीक, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट यहां पे
इक्वल है। ठीक है, तो हम बड़े आसानी से ये पता कर सकते हैं कि साइज क्या है। तो व्हाट विल बी द साइज ऑफ इमेज इन दिस केस? तो आप कह देंगे कि इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज के इक्वल होगी। ठीक है, द साइज ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये 36 नंबर का क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 पे। का पार्ट ए क्या कह रहा है? ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म एंड मार्क एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ डेविएशन। ये प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। हमें प्रिज्म के थ्रू लाइट के रिफ्रैक्शन को शो करना है। ठीक, तो वो रे डायग्राम ड्रा करना है जो ग्लास प्रिज्म के थ्रू रिफ्रैक्शन को शो करे और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन को इंडिकेट करना है। तो चलिए देखते हैं 37 का ए। ये देखें, ये रहा प्रिज्म। ठीक, अब प्रिज्म से एक लाइट रे हम पास कराते हैं। ये इंसिडेंट रे है। ठीक है, याद रखिएगा ये इंसिडेंट रे है और इसका ओरिजिनल डायरेक्शन कुछ यूं होगा, लेकिन ये यहां से रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होकर के कुछ यूं चली जाएगी। अच्छा, ये रहा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। तो नॉर्मल कुछ ऐसा आएगा। यहां भी हम नॉर्मल ड्रा कर रहे हैं क्योंकि इस फेस के लिए, प्रिज्म के इस फेस के लिए ये रे इंसिडेंट रे का काम करेगी और ये यहां पे इस पॉइंट पे जाके इंसिडेंट हो रही है और यहां से फिर एमर्ज होगी, बाहर जाएगी। तो इसके यहां भी नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। ये रहा नॉर्मल इसके लिए। ठीक, अब देखें, अब ये यहां से देखें, यहां से ये रे जो है सीधे ना जाके फिर से रिफ्रैक्ट होगी और इस बार रिफ्रैक्शन कैसे होगा? क्योंकि ग्लास से फिर एयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल मुड़ेगी। ये इसका ओरिजिनल पाथ है, लेकिन इधर तो टुवर्ड्स द नॉर्मल न मुड़ करके अवे फ्रॉम नॉर्मल मुड़ेगी। तो ये प्रिज्म के बेस की ओर चली जाएगी। ठीक, इस तरह से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से। और ये डायग्राम तो बन गया रिफ्रैक्शन का। अब हमें शो करना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखिए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो किसे कहते हैं? रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बने एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो रिफ्रैक्टेड रे ये रही और ये नॉर्मल रहा, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर से डिनोट कर दिया। अब एंगल ऑफ डेविएशन के लिए क्या करेंगे वो आप जानते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन के लिए हम एमर्जेंट रे को, ये एमर्जेंट रे है, दिस इज एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे को बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे और इंसिडेंट रे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करेंगे, जो कि ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है। तो इंसिडेंट रे के, यहां पे मैं लिख देता हूं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन और एमर्जेंट रे के डायरेक्शन के बीच ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। इसको कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज एंगल ऑफ डेविएशन। ये मार्क हो गया एंगल ऑफ डेविएशन और ये रहा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, तो ये डायग्राम भी ड्रॉ हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंडिकेट हो गया और एंगल ऑफ डेविएशन भी इंडिकेट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 37 का ए सॉल्व हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं ये क्या कह रहा है। ध्यान से सुन देखेंगे क्वेश्चन को। व्हेन द पाथ ऑफ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड थ्रू अ ग्लास प्रिज्म इज रिवर्स्ड, हाउ विल द एंगल ऑफ डेविएशन चेंज? एक्सप्लेन। यानी ये कह रहा है कि अगर प्रिज्म से जो लाइट रे रिफ्रैक्ट हो रही है उसे रिवर्स कर दिया जाए तो रिवर्स करने पर एंगल ऑफ डेविएशन किस तरीके से चेंज होगा, एक्सप्लेन कीजिए।
तो इसका जवाब है कि एंगल ऑफ डेविएशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। कैसे, आइए देखते हैं। इसके लिए आपको अलग से फिर डायग्राम बनाना था इस एग्जाम में, लेकिन मैं आपको चूंकि समझा रहा हूं इसलिए मैं दोबारा डायग्राम नहीं बनाऊंगा, मैं इसी डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। देखिए, एक होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रे। ये क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी? प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ये कहता है कि अगर कोई लाइट रे एक, दो या उससे ज्यादा बार रिफ्लेक्ट होती है या रिफ्रैक्ट होती है, और जो फाइनल रे है, यानी कि रिफ्लेक्ट होकर जो फाइनल रे जा रही हो या रिफ्रैक्ट होकर जो फाइनल रे जा रही है, उस फाइनल रे को अगर हम रिवर्स कर दें, मतलब वो जिस रास्ते पर आई है उस रास्ते पर वापस कर दें, तो फिर वो लाइट रे वापस उन्हीं रास्तों से गुजरते हुए जाएगी जिन रास्तों से गुजरते हुए वो चली थी, शुरू में चली थी। इसका क्या मतलब, आइए देखते हैं, समझते हैं। ये रे है, इस रे को, ये फाइनल एमर्जेंट रे है, तो एमर्जेंट रे को हम रिवर्स कर दें। क्या तरीका होगा रिवर्स करने का? यहां पर अगर हम एक प्लेन मिरर लगा दें बिल्कुल इसके परपेंडिकुलरली, ये एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर, तो हमको पता है कि जब प्लेन मिरर को इस रे के परपेंडिकुलरली यहां इसके रास्ते में लगा देंगे तो ये जो रे है, एमर्जेंट रे है, ये वापस रिफ्लेक्ट होगी उसी पाथ पे। तो जब उसी पाथ पे वापस रिफ्लेक्ट होगी तो ये देखिए, ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे जाना शुरू कर देगी, तो ये उसी रास्ते पे जाएगी, और जब उस रास्ते पे जाएगी तो ठीक उसी प्रिज्म के फेस के, जिस फेस से एमर्जेंट ये एमर्ज हुई है, उसी फेस के उसी पॉइंट पे फिर इंसिडेंट होगी, और वहां से जिस रास्ते से चल करके यहां पे पहुंची थी उसी रास्ते पर ये वापस होगी। यानी ये यहां से फिर इधर चलने लगेगी इस रास्ते पर, और इस रास्ते पर चलते हुए प्रिज्म के पहले फेस पे आएगी, और पहले फेज से जब आगे बढ़ेगी, जब एमर्ज करेगी, तो उसी पाथ को फॉलो करेगी जिस पाथ को फॉलो करते हुए वो यहां तक आई थी। इस पाथ को फॉलो करते हुए यहां तक आई थी, तो ये इसी पाथ पे वापस जाने लगेगी, यानी ये कुछ ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से जाएगी। तो जिन जिन पाथ्स को फॉलो करते हुए एमर्ज हुई थी, इसको रिवर्स कर देने पे ठीक उन्हीं पाथ्स को फॉलो करते हुए ये वापस जाएगी। अगर क्या हुआ, ऐसा होना ही, अगर ऐसा करते हैं, हम रिवर्स करते हैं, तो ऐसा होना ही होना है। और अगर ऐसा होना है तो अब देखिएगा, अब ये काम करेगी इंसिडेंट रे का। अब ये जो एमर्जेंट रे है, इसका जो पाथ है जब रिवर्स होगा तो ये इंसिडेंट रे का काम करेगी, इंसिडेंट रे। और ये एक बार फिर से ये रिफ्रैक्टेड रे का ही काम, ये रिफ्रैक्टेड रे ही होगी लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में। और ये जो पहले इंसिडेंट रे थी, अब ये रिवर्स डायरेक्शन में, अब ये क्या हो जाएगी, ये एमर्जेंट रे हो जाएगी। इसमें ए और बी दोनों शामिल हैं, ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, अब दोनों मैं एक ही में बता दे रहा हूं, तो इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। तो ये अब एमर्जेंट रे हो जाएगी। तो जो प्रोसेस फॉलो करके आपने यहां पे एंगल ऑफ डेविएशन को इंडिकेट किया था, वही प्रोसेस फॉलो करके अब इसके लिए, यानी ये जो एमर्ज हो रही है, इसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट कीजिए। देखिए कैसे एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। तो ये एमर्जेंट रे है, इसको आप पीछे प्रोड्यूस कीजिए, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कीजिए। जब आप इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे ये इस तरीके से, तो ऑलरेडी ये बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड है, ये ऑलरेडी यहां पे बैकवर्ड प्रोड्यूस्ड है, ठीक है। तो एमर्जेंट रे को बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, और ये जो इंसिडेंट रे है, इस इंसिडेंट रे को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, करते हुए आप ऐसे चले जाइए, मतलब ये लाइन बना दीजिए, आगे तक एक्सटेंड कर दीजिए। तो ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये इस इंसिडेंट रे का डायरेक्शन हो जाएगा, और ये डायरेक्शन जो है एमर्जेंट रे का डायरेक्शन है। तो क्या जानते हैं हम, इमर्जेंट रे का डायरेक्शन, सॉरी ये एमर्जेंट रे का डायरेक्शन, ये एमर्जेंट रे है, एमर्जेंट रे का डायरेक्शन और इंसिडेंट, ये इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के बीच ये जो एंगल बनता है, इसी एंगल को एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो इस केस में एंगल ऑफ डेविएशन ये वाला हो जाएगा। और ध्यान से देखेंगे, जो इसके पहले वाले केस में एंगल ऑफ डेविएशन था ये डेल्टा, और ये नए एंगल ऑफ डेविएशन को देखें, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, क्योंकि ये दो स्ट्रेट लाइंस, एक ये लाइन और एक ये स्ट्रेट लाइन, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। और जब दो स्ट्रेट लाइन से एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये और ये आपस में इक्वल होंगे, लेकिन हमें मतलब है इस एंगल और इस एंगल से, तो ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगी। और रिवर्स केस के लिए
ये एंगल ऑफ डेविएशन है जो कि इसी के इक्वल होगा, तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा। यानी कि जवाब क्या होगा, सीधा सा जवाब होगा देयर विल बी नो चेंज इन एंगल ऑफ डेविएशन। अब एक्सप्लेन करना है तो जो मैंने आपको समझाया इसी को आप ठीक यही डायग्राम आप दोबारा यहां पे बी सेक्शन में बी पार्ट में आप बना देंगे और बना करके यही चीज आप ने लिखा होगा और लिख करके एक्सप्लेन कर दिया होगा। यही है इसका एक्सप्लेनेशन। तो इस तरह से 37 क्वेश्चन जो है सॉल्व हुआ। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए जरा देखेंगे, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें एक पैराग्राफ लिखा गया है। तो इस पैराग्राफ को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं इस पैराग्राफ को नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ लिया है, मैंने देख लिया है। आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आता हूं, यानी 38 के क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, सी, इन तीनों क्वेश्चंस पे मैं डायरेक्ट आता हूं। ये ठीक है, आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहां क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ता हूं तो यहां से भी आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ए क्या कह रहा है, 38 का ए देखें। इफ द मीटर रीडिंग, ये जो भी चीजें हैं ये यहां पे कही गई है। भाई 3 स्टूडेंट्स हैं, श्वेता, आयशा और समृद्धि, वो एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी, तो उन्होंने अमीटर की रीडिंग वगैरह ली, ठीक, यानी कितना करंट फ्लो हो रहा है अलग अलग वायर्स को लेकर के, ठीक, वो सब सारे रिकॉर्ड जो है नोट किए। उसके बेसिस पे ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिए और समझिए। इफ द अमीटर रीडिंग इज x एम्पियर विथ नाइक्रोम वायर ऑफ लेंथ L, वायर कौन सा है, नाइक्रोम का वायर है, नाइक्रोम वायर जिसका लेंथ कितना है, तो लेंथ है L, ठीक है, और अमीटर की रीडिंग है x, यानी कि करंट उसमें फ्लो हो रहा है x एम्पियर, करंट x एम्पियर फ्लो हो रहा है, उसका लेंथ L है, ठीक। कह रहा है व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग इफ द लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर इज डबल्ड विथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। फिर से एक बार देखेंगे, व्हाट विल बी द अमीटर रीडिंग, अमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि करंट अब कितना फ्लो होगा अगर क्या किया जाए, लेंथ ऑफ नाइक्रोम वायर इज डबल्ड, नाइक्रोम वायर के लेंथ को डबल कर दिया जाए, जबकि सेम विथ सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखा जाए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम हो लेकिन लेंथ को डबल कर दिया जाए, ठीक, और अब उसमें करंट फ्लो कराया जाए, तो अमीटर उस क्या रीड करेगा, यानी कितना करंट फ्लो होगा। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है। देखिए, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है एक रेजिस्टेंस नाम की, वो रेजिस्टेंस कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, लेकिन रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। यानी कि आप अलग अलग लेंथ के सेम मटेरियल से बने हुए अलग अलग लेंथ के कंडक्टर्स लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक कॉपर ले लीजिए, एक एल्यूमिनियम का वायर ले लीजिए, दोनों के मटेरियल्स अलग हैं, लेकिन अगर उनके लेंथ सेम है, क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, तो उनमें आप सेम पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कीजिए तो दोनों में अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो होगा। और अगर आप केवल सेम मटेरियल ले लीजिए, कॉपर वायर ले लीजिए, कॉपर वायर एक कम लेंथ का एक ज्यादा लेंथ का ले लीजिए, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया आप सेम रखिए और फिर उसमें सेम वोल्टेज अप्लाई कीजिए, तो भी आप देखेंगे दोनों में अलग अलग करंट फ्लो होगा, क्योंकि वो उसके रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि सेम मटेरियल हो और लेंथ अलग अलग हो तो रेजिस्टेंस अलग होगा, सेम मटेरियल हो यानी कॉपर के वायर्स ही हो लेकिन और लेंथ भी सेम रख दिया जाए, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में डिफरेंस हो, एक का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा यानी मोटा वायर हो और दूसरे का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम यानी कि पतला वायर हो, तो भी उनमें सेम वोल्टेज अप्लाई करने पे अलग अलग अमाउंट में करंट फ्लो होगा, क्योंकि उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। यानी रेजिस्टेंस कंडक्टर के लेंथ पे डिपेंड करता है, कंडक्टर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता है और कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो वहां से हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। भाई आप जानते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, लेंथ ज्यादा होगा कंडक्टर का, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, लेंथ कम रेजिस्टेंस कम। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा रेजिस्टेंस कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो ये आता है R इज प्रोपोर्शनल टू, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें मिलता है R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, और यहां से मिल जाता है,
ठीक, हम एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं इक्वलिटी का साइन लाने के लिए, वो कांस्टेंट है रो, और ये उस कंडक्टर के मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, और इसी को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। तो सिंपली मैं रेजिस्टिविटी लिख देता हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप सेम मटेरियल के अलग अलग लेंथ के या अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया के आप वायर से लेते हैं, तो उनके रेजिस्टेंसेज अलग हो सकते हैं, लेकिन रेजिस्टिविटी सेम होगी क्योंकि उनका मटेरियल सेम है। तो अब हम देखते हैं कि हमसे क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए जो पुराना लेंथ है L और करंट की रीडिंग है X, पोटेंशियल डिफरेंस हम सेम अप्लाई करते हैं दोनों पे। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करते हैं V, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, यानी ओरिजिनल कंडक्टर के लिए, ओरिजिनल रीडिंग के लिए। अब क्या किया गया, लेंथ को, ठीक है, और ये जो R होगा यहां पे R इज इक्वल टू होगा, ठीक, रो L अपॉन A। अब इन दोनों को ध्यान में रखिएगा, इन दोनों को, ये ओरिजिनल नाइक्रोम वायर जिसका लेंथ L है और उसमें करंट X फ्लो हो रहा है, उसके लिए ये वैल्यू आएगी, यानी कि V इज इक्वल टू हो जाएगा I की जगह X इंटू R। ठीक, अब ध्यान से देखें कि जब लेंथ डबल कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर लेंथ डबल किया जा रहा है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस जो हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू रो, ये नहीं बदलेगा क्योंकि नाइक्रोम का ही वायर लिया जा रहा है, तो मटेरियल चेंज सेम है तो रो चेंज नहीं होगा। L दोगुना किया जा रहा है, रो इंटू 2L, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम रखा जा रहा है, यानी A। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम 2 आ जाएगा 2 रो L अपॉन A, और रोयल अपॉन A को लिख सकते हैं R, यानी कि ये R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 2R। देखिए, रो L अपॉन A को क्या लिख सकते हैं, रो L अपॉन A को R लिख सकते हैं, तो इस पूरे क्वांटिटी को हम लिख सकते हैं 2 इंटू R, वही लिख दिया हमने, R डैश इज इक्वल टू 2R, R डैश इज इक्वल टू R, यानी रेजिस्टेंस दोगुना हो गया। लेंथ डबल करने पे रेजिस्टेंस डबल हो गया। अब रेजिस्टेंस जब डबल हो जाएगा तो रेजिस्टेंस, करंट जो है रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इस फार्मूले से। यहां से देख लें ध्यान से, I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है। ठीक, तो नया करंट क्या हो जाएगा, I डैश, लेंथ डबल करने पर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, रेजिस्टेंस हो गया R डैश, V अपॉन R डैश की वैल्यू है 2R, और यहां से ये I डैश इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू V अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, और V अपॉन R का मतलब I, और I की वैल्यू कितनी है, X, तो हम यहां देंगे हाफ X, या यूं कह लें X अपॉन 2। तो जो नया करंट होगा वो कितना हो जाएगा, X बाई 2, यानी कि अमीटर की रीडिंग कितनी हो जाएगी, अमीटर की रीडिंग हो जाएगी X बाई 2, यानी कि ओरिजिनल रीडिंग अगर X थी तो लेंथ को डबल करने पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को सेम रखने पे रीडिंग हो जाएगी X बाई 2। तो A पार्ट का जो जवाब होगा वो होगा, A पार्ट का जवाब होगा X बाई 2। आगे बढ़ते हैं, B पार्ट का जवाब देखते हैं। देखें, what happens to the ammeter reading if the area of cross section of nichrome wire is doubled keeping the length of wire L the same। इस बार क्या किया जा रहा है, मटेरियल सेम लिया जा रहा है, नाइक्रोम ही, यानी रेजिस्टिविटी अभी भी रो ही रहेगी, वो नहीं चेंज होगी। इस बार एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया जा रहा है, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ नाइक्रोम वायर इज डबल, और लेंथ को सेम रखा जा रहा है। तो फिर से एक बार देखते हैं, जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस था वो कितना था, रो इंटू L अपॉन A, और ओरिजिनल करंट जो था वो था I इक्वल टू V अपॉन R। अब क्या हो गया, अब दूसरी तरफ नया रेजिस्टेंस केस B के लिए, ठीक है, ये मैं B के लिए बता रहा हूं। ठीक, R डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, R डैश इज इक्वल टू, रेजिस्टिविटी सेम रहेगी, रो, लेंथ सेम रखा जा रहा है, ठीक है, तो लेंथ सेम रहेगा, लेकिन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डबल किया जा रहा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल कर दे रहे हैं, तो यानी A की जगह 2A हो जा रहा है। ठीक है, ये कितना हो गया भाई, ये 1 अपॉन 2 इंटू रोयल अपॉन A, और रोयल अपॉन A की जगह क्या लिख सकते हैं, R। ठीक, यानी कि R डैश इज इक्वल टू हाफ टाइम्स R, यानी कि नया रेजिस्टेंस ओरिजिनल रेजिस्टेंस का हाफ हो जा रहा है। ठीक, R डैश की वैल्यू R बाई 2 हो जा रही है।
तो देखें फिर नया करंट कितना होगा, तो नया करंट फिर देखें तो I डैश इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस सेम रखा जाएगा, उतना ही है। रेजिस्टेंस बदल करके R डैश हो गया, तो V अपॉन R डैश लिख दिया। V अपॉन और R डैश की वैल्यू R अपॉन 2, और ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 टाइम्स V अपॉन R, और V अपॉन R का मतलब I, यानी कि I डैश की वैल्यू 2 टाइम्स I, यानी कि इस बार करंट की वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। यानी कि ओरिजिनल रीडिंग अगर अमीटर की x थी, तो इस बार केस बी में अमीटर की रीडिंग 2x हो जाएगी। I की जगह 2x लिख देंगे, I की जगह x, सॉरी, तो I डैश की वैल्यू 2x हो जाएगी, यानी अमीटर रीडिंग 2x होगी। इज दैट क्लियर? तो बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 का सी। ये बेहद आसान क्वेश्चन, डिफाइन रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है, राइट इट्स एसआई यूनिट, इसका एसआई यूनिट लिखना है, और कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स। रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय को, अलॉय के रेजिस्टिविटी को उसके कंस्टिट्यूएंट मेटल से कंपेयर करना है, यानी कि जिन मेटल्स से मिल करके अलॉय बना है उन मेटल्स की रेजिस्टिविटी और उस अलॉय की रेजिस्टिविटी को कंपेयर करना है। तो चलिए पहले हम पहले पार्ट का आंसर देखते हैं, रेजिस्टिविटी को डिफाइन करते हैं। तो सी, मैं इसको हटाता हूं, सी का जवाब देख लेते हैं। थर्टी एट का सी, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की अभी आपने देखा R इज इक्वल टू होता है रो इंटू एल अपॉन ए, रो ही रेजिस्टिविटी है, तो यहां से रो की वैल्यू हो जाएगी R इंटू ए अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए इसमें करते क्या है, अगर हम ए की जगह 1 मीटर स्क्वायर लें, मतलब जो भी कंडक्टर ले रहे हैं उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिट ले लें 1 मीटर स्क्वायर, और उस कंडक्टर का लेंथ भी यूनिट ले लें यानी 1 मीटर, तो हमें क्या मिलेगा, इनकी जगह 1 और 1 रखेंगे तो आपको मिलेगा रो इज इक्वल टू R, यानी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल होगी। किन कंडीशंस के तहत, जब हम कंडक्टर का लेंथ यूनिट रखें और कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी यूनिट रखें। तो यहां से रेजिस्टिविटी की जो डेफिनेशन होगी, मैं लिख नहीं रहा हूं, वो रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन मैं बोल दे रहा हूं, यहां से आपको समझ में आ जाएगा। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, याद रखिए कि चूंकि मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि कंडक्टर जिस मटेरियल से बना है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ सेम मटेरियल ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो ये रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन हुआ। अब रेजिस्टिविटी का यूनिट पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, तो बहुत आसान है, आप इस फॉर्मूले को उठाइए, यहां से इसका यूनिट लिख सकते हैं। तो जरा देखेंगे यहां से, इसके लिए अगर यूनिट की बात करें तो रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, और ये इंटू एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, और लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर, मीटर से 1 मीटर कैंसिल, और ये इस तरीके से यूनिट हो गया ओम मीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक, तो रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम मीटर। अब ये जो कह रहा है कंपेयर द रेजिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय विथ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स, तो सीधी सी बात है, प्योर मेटल्स की रेजिस्टिविटी उन मेटल्स से मिलकर बने हुए उनके अलॉय की रेजिस्टिविटी से कम होती है। यानी कि आप ये कह सकते हैं रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन दैट द रेजिस्टिविटीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसका अल्टरनेट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखें, ये कह रहा है गिव रीजन, क्या रीजन देना है भाई, 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर मेकिंग द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैंप्स। इलेक्ट्रिक लैंप्स के फिलामेंट को बनाने के लिए टंगस्टन को एक्सक्लूसिवली यूज किया जाता है। यानी कि किसी अमूमन किसी भी इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैंप का जो फिलामेंट होता है उसको टंगस्टन से बनाया जाता है। तो क्या रीजन है भाई, तो इसका सीधा सा रीजन ये होगा कि टंगस्टन का रेजिस्टेंस तो हाई होता ही है, यानी रेजिस्टिविटी उसकी ज्यादा होती ही है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, I²RT। तो अगर सेम करंट और टाइम की वैल्यू चेंज ना हो, वो फिक्स रहे, तो ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो टंगस्टन का रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होता है, और वही एक्सेस हीट
लाइट में कन्वर्ट होता है, जिससे कि वो इलेक्ट्रिक लैंप हमें लाइट देता है। साथ ही साथ जो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका पहलू है वो ये कि टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। अब इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इतना ज्यादा हीट जनरेट होने पर भी उस टंगस्टन यानी टंगस्टन से बने हुए फिलामेंट का टेम्परेचर इसके मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा नहीं होता है। इस वजह से वो लंबे समय तक वो टंगस्टन बिना टूटे बिना मेल्ट हुए हीट प्रोड्यूस करके लाइट भी एमिट करता रहता है। अगर कभी इतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाए, अगर मान लीजिए करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाए अचानक और बहुत ज्यादा करंट हीट उससे प्रोड्यूस हो जाएगा और हीट इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो जाए कि टंगस्टन से बने फिलामेंट का टेम्परेचर टंगस्टन के इस मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाए तो वहीं पे वो टंगस्टन का फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होकर टूट जाएगा और वो इलेक्ट्रिक लैंप अब ग्लो नहीं करेगा, यानी कि हमें नया इलेक्ट्रिक लैंप खरीदना पड़ेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका रीजन आपको समझ में आ गया होगा, आपने लिखा भी होगा। सेकेंड, कंडक्टर्स ऑफ ब्रेड टोस्टर्स आर मेड ऑफ एन अलॉय रेदर देन अ प्योर मेटल। यानी कि ब्रेड टोस्टर्स के जो कंडक्टर्स होते हैं, ब्रेड टोस्टर्स में जो कंडक्टर्स लगे होते हैं वो प्योर मेटल से बनने की न बना करके बल्कि मेटल अलॉय के बने होते हैं। ऐसा क्यों? तो उसका जवाब तो यहीं पे हमने दे दिया था। ठीक है, इसी क्वेश्चन में शामिल है। ठीक है, क्योंकि अलॉय का रेजिस्टेंस प्योर मेटल्स के रेजिस्टेंस से ज्यादा होता है और जब रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा और टोस्टर में हमें यही तो चाहिए कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस हो जिससे हम उसमें चीजों को टोस्ट कर सकें। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब होगा बिकॉज द रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज ग्रेटर देन द रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल और रेजिस्टेंस ड्यू टू विच लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड इन द अलॉय। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन ये दोनों हो गए। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन 39 पे। तो बच्चों बड़े ध्यान से देखेंगे, हमारा यह सॉल्यूशन अब अपने समाप्ति की ओर अग्रसर है। 39 का ए, 39 का ए फर्स्ट क्या कह रहा है भाई? लिस्ट एनी टू फीचर्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट यूज्ड इन द हाउसेज ऑफ इंडिया। इंडिया के हाउसेज में जो इलेक्ट्रिक करंट यूज किया जाता है उस इलेक्ट्रिक करंट के कोई भी दो फीचर्स लिखिए। तो याद रखिएगा, आपने पढ़ा, अमूमन पढ़ा, ये तो आपके जुबान पे होगा कि हमारे कंट्री में यानी इंडिया में जो करंट घरों में जो करंट यूज किया जाता है वो अल्टरनेटिंग करंट होता है। अल्टरनेटिंग करंट, जिसे हम इसके शॉर्ट फॉर्म एसी के नाम से जानते हैं। दूसरा फीचर कि इस एसी की फ्रीक्वेंसी हमारे इंडिया में घरों में 50 हर्ट्ज होती है। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, वो 50 हर्ट्ज होती है और वोल्टेज सप्लाई, वोल्टेज सप्लाई जो होता है वो होता है 220 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट। तो ये फीचर्स हैं हमारे इंडिया के घरों में यूज होने वाले करंट की। सेकेंड पोर्शन कह रहा है राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट करंट एंड अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच हमें डिफरेंस लिखना है। तो पहला डिफरेंस तो उनका, पहला और सबसे बड़ा डिफरेंस उनका डेफिनेशन ही है कि जो डायरेक्ट करंट होता है, डायरेक्ट करंट की डायरेक्शन हमेशा सेम बनी रहती है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। ठीक है, डीसी एसी डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन्स सेम। जबकि एसी में क्या होता है? एसी में डायरेक्शन ऑफ करंट पीरियोडिकली चेंज हो रहा होता है। पीरियोडिकली चेंज होने का मतलब एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल पे
करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती रहती है। ठीक, तो डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेज पीरियोडिकली। ठीक है, यानी अगर आप ग्राफ बनाएं, ये देखिएगा, आप ग्राफ बनाएं तो डायरेक्ट करंट का जो ग्राफ होगा, ठीक, करंट और टाइम के बीच में, वो होगा एक स्ट्रेट लाइन, और जबकि इसका करंट, इसका जो ग्राफ होगा वो ऐसा होता है। ठीक है, यानी पीरियोडिकली करंट जीरो से मैक्सिमम वैल्यू तक एक्सीड करेगा एक डायरेक्शन में, फिर मैक्सिमम वैल्यू से जीरो की ओर आएगा दूसरी डायरेक्शन में, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वो मैक्सिमम, उसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, और फिर कम होगी फिर जीरो होगा। पहले जिस डायरेक्शन में कम होगी जीरो होता है, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में ये जीरो होगा। तो इस तरह से पीरियोडिकली अल्टरनेटिंग करंट जो का डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, दूसरा आप डिफरेंस ये दे सकते हैं दोनों के बीच में, कि दूसरा डिफरेंस ये हो सकता है कि वो रीजन जिसकी वजह से इसका डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होता है और इसका नहीं चेंज होता, वो रीजन ये है कि इसका जो सोर्स होगा, पोलैरिटी ऑफ सोर्स का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सोर्स वो बदलते नहीं है, वो सेम बने रहते हैं, इसीलिए इसकी डायरेक्शन भी सेम बनी रहती है। जबकि इसमें क्या होता है, इसके पॉजिटिव टर्मिनल्स और नेगेटिव टर्मिनल्स पीरियोडिकली चेंज हो रहे होते हैं। एक बार ये अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो दूसरी बार क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल यहां पे आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल यहां पे आ जाएगा। इस तरीके से होता है। ये यहां पे आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, जब आप 12th में जाएंगे और 12th में एसी जनरेटर पढ़ेंगे, तो वहां पे जनरेटर की वर्किंग जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे जो सोर्स ऑफ एसी है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स पीरियोडिकली चेंज होते हैं, और उनके चेंज होने की वजह से ही करंट का डायरेक्शन भी पीरियोडिकली चेंज होता है। ठीक है, तो दूसरा डिफरेंस ये हो गया। इसके बाद आप जो डिफरेंस दे सकते हैं, ये दो डिफरेंस हालांकि हो गए, फिर भी एक डिफरेंस आप ये दे सकते हैं कि जनरेट कैसे होते हैं। तो जो डीसी होता है वो डीसी जनरेटर या फिर सेल या फिर बैटरी से जनरेट होता है, या सोलर सेल। ये जो है डीसी के सोर्सेज हैं, डीसी इनसे जनरेट होता है। जबकि एसी जो है, एसी जनरेटर या फिर इसी को अल्टरनेटर कहते हैं, अल्टरनेटर से जनरेट होता है, या फिर जो पावर प्लांट्स लगे होते हैं, पावर प्लांट्स से ये जनरेट होता है, या फिर इन्वर्टर से जनरेट होता है। तो पावर प्लांट्स या अल्टरनेटर या इन्वर्टर, इनसे जनरेट होता है एसी। ये सोर्सेज हैं एसी के। तो ये दो डिफरेंसेज, कोई भी दो डिफरेंसेज आप लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, हाउ विल यू आइडेंटिफाई लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हम लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को कैसे पहचान सकते हैं, उनमें कैसे डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसका भी जवाब बहुत आसान है। नॉर्मली आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि लाइव वायर के लिए कलर कोडिंग यूज होती है। लाइव वायर का जो इंसुलेशन होता है वो अक्सर रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल वायर का जो कलर होता है, कलर कोड यानी कि उस पे जो इंसुलेशन लगा होता है, वो इंसुलेशन या तो ब्लैक कलर का होता है या फिर ब्लू कलर का होता है। और एक तीसरा वायर होता है अर्थ वायर, वो उसका जो कलर कोड होता है वो ग्रीन होता है, यानी उस पे जो इंसुलेशन लगा होता है वो ग्रीन कलर का होता है। हाँ, अगर मान लीजिए सर्किट में अगर वो इंसुलेशन ना हुआ, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर्स हो सर्किट में, जबकि इंसुलेशन ना हुआ, विदाउट इंसुलेशन हो, और हमें डिटेक्ट करना है कौन सा लाइव वायर है कौन सा इलेक्ट्रिक वायर है, तो उसका तरीका एक होता है कि एक इंस्ट्रूमेंट हमारे पास होता है टेस्टर।
टेस्टर को आपने देखा होगा, टेस्टर के मेटल को अगर आप लाइव वायर से टच करेंगे तो टेस्टर ग्लो करने लगेगा, जबकि टेस्टर के मेटल को अगर आप न्यूट्रल वायर से टच करते हैं तो वो ग्लो नहीं करेगा। यानी कि टेस्टर के मेटल को किसी वायर से टच कराएंगे, अगर वो ग्लो कर गया तो हम समझ जाएंगे कि वो लाइव वायर है, और नहीं जला तो समझ जाएंगे कि वो न्यूट्रल वायर है। क्योंकि भाई लाइव वायर हायर पोटेंशियल पे होता है और टेस्टर का मेटल जो है वो लोअर पोटेंशियल से जुड़ा होता है, 0 वोल्ट के। तो जब टेस्टर का टर्मिनल लाइव वायर से टच करेगा तो टेस्टर में जो सर्किट बनी होती है उन सर्किट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस स्टेब्लिश हो जाता है, हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, और पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से उसमें करंट फ्लो होने लगता है और उसका जो उसमें जो बल्ब लगा होता है वो ग्लो करने लगता है। अगर टेस्टर को न्यूट्रल वायर से आप टच करते हैं तो न्यूट्रल वायर भी 0 पोटेंशियल पे और टेस्टर का मेटल भी 0 पोटेंशियल पे, तो उनके बीच कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट ही नहीं होगा, कोई करंट नहीं फ्लो होगी, तो वो ग्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी जवाब आपको मिल गया होगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब हम बढ़ते हैं इसके अल्टरनेट क्वेश्चन पे, पार्ट बी पे। पार्ट बी भी बड़ा आसान और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फर्स्ट, व्हाई इज फ्यूज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इन आवर इलेक्ट्रिक सर्किट्स। हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट्स में फ्यूज इतना इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्यों है। तो देखिए भाई, जब कभी भी अचानक वोल्टेज सप्लाई ज्यादा हो जाए तो करंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और आपने अभी देखा कि करंट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी, करंट की वैल्यू इंक्रीज होने से ज्यादा हीट जनरेट होगा, क्योंकि करंट अगर थोड़ा सा भी इंक्रीज, मान लीजिए डबल इंक्रीज होता है तो हीट 4 गुना इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर पे डिपेंड करता है एच। ठीक है, तो करंट अगर ज्यादा हो गया, ज्यादा हीट जनरेट होगी तो वो वायर्स ओवर हीटेड हो जाएंगे, यानी गर्म हो जाएंगे, और गर्म होने से फायर कैच करने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, इसलिए एक फ्यूज वायर इस्तेमाल किया जाता है मेन सर्किट से पहले। फ्यूज वायर या अलग अलग अप्लायंसेज के लिए भी फ्यूज वायर यूज किए जाते हैं। फ्यूज वायर की खासियत अभी आपने देखा कि फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है जिससे उसमें भी ज्यादा हीट जनरेट होता है, लेकिन उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। इसलिए जब हीट इतना ज्यादा जनरेट हो जाए कि फ्यूज वायर का जो मेल्टिंग पॉइंट है, उस मेल्टिंग पॉइंट से फ्यूज वायर का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा हो जाए, इंक्रीज कर जाए, और फ्यूज वायर तुरंत मेल्ट हो जाएगा। जब फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगी और कोई करंट नहीं फ्लो होगा सर्किट में, और हमारे सारे अप्लायंसेज डैमेज होने से बच जाएंगे। ठीक है, और फायर भी नहीं कैच करेगा। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंड, डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ अ सर्किट। ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में हमें डिस्टिंग्विश करना है। देखिए, ओवरलोडिंग क्या होता है, जब किसी सर्किट में एक साथ बहुत सारे अप्लायंसेज जो है कनेक्ट कर दिए जाएं, तो वो सभी अप्लायंसेज मिल करके सर्किट से एक ही सॉकेट में अगर वो कनेक्ट हो तो ज्यादा करंट ड्रॉ करने लगते हैं। अब जब ज्यादा करंट ड्रॉ करेंगे तो फिर वही होगा, करंट ज्यादा होने पे हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी और वायर ओवरहीटेड हो जाएंगे, और फिर वही आग लगने की संभावना। जबकि शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, मान लीजिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के जो इंसुलेशंस हैं वो कहीं डैमेज हो गए कोइंसिडेंटली, और ऐसी जगह पे डैमेज हुए और वो दोनों एक दूसरे को टच किए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए। तो जो ही वो दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं तो ये देखिए, दो वायर्स जब मिल करके डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे तो उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ने से रेजिस्टेंस, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस तुरंत अचानक लो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के अचानक लो होने की वजह से करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाएगी, और करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर क्या होगा, यही होगा कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, वायर्स ओवरहीटेड होंगे और आग लगने की संभावना होगी। ठीक, तो ये होता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो ये डिफरेंस है ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग में। अब लास्ट क्वेश्चन, गिविंग रीजन एक्सप्लेन व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर यूज्ड इन फ्यूज वायर्स। फ्यूज वायर्स में किस तरह के मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, क्योंकि फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए कि उसमें जो ही करंट एक्सीड करे, करंट उसकी सेफ लिमिट से जब एक्सीड करे और ज्यादा हीट जनरेट हो, तो फ्यूज वायर का टेम्परेचर इतना बढ़ जाए कि उसकी मेल्टिंग पॉइंट से एक्सीड कर जाए, जिससे कि वो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाए और सर्किट को ब्रेक कर दे, सर्किट में कोई करंट ना फ्लो हो और हमारे सारे सर्किट और अप्लायंसेज सुरक्षित रहें। इसका मतलब कि फ्यूज वायर उन मटेरियल्स का बना होना चाहिए जिन मटेरियल्स का रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी तो ज्यादा हो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो हो। तो प्रिय बच्चों,
ये रहा सॉल्यूशन हमारे फिजिक्स का। इस तरह से साइंस का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। वेरी वेरी थैंक यू।